नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। और सिक्योरिटीज मार्केट का यहाँ पर क्या मतलब है, तो मेनली हमारी यहाँ पर कैपिटल मार्केट, क्या है हमारी यहाँ पर कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम लोग डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करते हैं जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर से अबव होता है। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, तो इनको सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। केस स्टडी देखते हैं। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट एस्टैब्लिश एन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988। देखो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1988 में ही स्टैब्लिश कर दी गई थी, पर एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो देखो पहले अगर आप स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब समझ लो, स्टैच्यूरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसको बनाने के लिए हमने कोई स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया होता है। पर देखो जब हमने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया था तो हमने कोई स्पेशल एक्ट नहीं पास किया गया था, इसीलिए हम इसको नॉन स्टैच्यूरी बॉडी जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर इसके पास थोड़ी सी पावर यहाँ पर कम थी जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट नहीं कर पाती थी। इस चीज को देखते हुए 1992 में एक सेबी एक्ट 1992 जो है वो पास किया गया, जिससे हमारी जो सेबी है उसके पास स्टैच्यूटरी पावर्स होगी जिससे वो सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाए। सेबी का जो प्राइमरी रोल है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना और सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट करना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सेबी के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। पहला, द चेयरमैन वाज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सभी का जो चेयरमैन होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है। उसके बाद 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, 2 मेंबर यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किए जाते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 मेंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फिर 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो जो हमारा सेबी का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो एक चेयरमैन होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, 2 मेंबर्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, 1 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आता है और 5 मेंबर को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। उसके बाद सेबी's प्राइमरी रोल इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट द ऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, विच ऑफ दिस इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ सेबी। देखो जो सेबी का प्राइमरी रोल है उसको पूरा करने के लिए सेबी को कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि सेबी परफॉर्म करता है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सभी परफॉर्म करता है। देखो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर जो सेबी है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि इन्वेस्टर को किसी भी तरह का जो है लॉस ना हो सके फ्रॉड की वजह से या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से। रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर जो सेबी है वो बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि इसके अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि हमारे जो सिक्योरिटीज मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है, इंटरमीडियरीज है, कंपनीज है, उनको जो है प्रॉपर्ली रेगुलेट जो है वो किया जा सके। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर जो सेबी है वो बेसिकली हमारी जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसकी डेवलपमेंट करने का जो है वो काम करता है, जिसके अंदर वो हमारे जो इन्वेस्टर वगैरह है उनको अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनके अंदर उनको फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोटेक्टिव फंक्शन इंप्लाइज द रोल दैट सभी प्लेज इन प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, आल्सो दैट ऑफ अदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट, व्हिच ऑफ दीज आर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन का मेन काम क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके जो है वो रखा जा सके। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं, पहला इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन, प्राइस रिगिंग सर्विलेंस, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन है सभी का। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन, प्राइस रिगिंग सर्विलेंस, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब ये है क्या, पहले बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन। जो सेबी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को जो है वो रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो नॉर्मली देखो, जब कंपनी के इनसाइडर यानी कि कंपनी के मेंबर शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है इनसाइडर ट्रेड। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मान के चलिए यहाँ पर एक XYZ कंपनी है, इसका एक डायरेक्टर है ए पर्सन। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर है उसको कंपनी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उनके जो शेयर्स हैं उनकी मूवमेंट क्या रहेगी, उसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। ठीक है, जिसका फायदा उठाकर ये क्या कर रहा है, शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर्स को परचेज या फिर सेल जो है वो कर रहा है, जिससे जो रियल इन्वेस्टर है उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि कंपनी का एक इंसाइडर जिसको कंपनी के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, जब वो ट्रेडिंग करता है कंपनी के शेयर्स की, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। और इसकी वजह से जो रियल इन्वेस्टर होते हैं उनको लॉस होता है, क्योंकि अगर इसे पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो वो क्या करेगा, सेल कर देगा फटाफट से, ताकि इसको लॉस ना हो। अगर इसे लग रहा है कि बढ़ने वाले हैं तो वो परचेज कर लेगा, जिससे वो अनफेयर प्रॉफिट जो है वो कमा लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ डायरेक्टर ही, अगर मान के चलो डायरेक्टर का कोई फैमिली मेंबर है, अगर उसको डायरेक्टर ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके बेस पर वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर ही आ जाता है और सेबी जो है इसको प्रोहिबिट करता है। उसके बाद है प्राइस रिगिंग सर्विलेंस। प्राइस रिगिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब जब हम किसी सिक्योरिटी के जो प्राइसेस है उसमें अननेचुरल तरीके से फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, तो वो प्राइस रिगिंग कहलाता है। जैसे मान के चलिए इस शेयर का जो XYZ कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो 100 रुपए था, पर हमने मार्केट में अफवाह फैला दी कि इस शेयर के जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में दुगने होने वाले हैं, यानी कि 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड करनी इसकी स्टार्ट कर दी, जिससे डिमांड बढ़ने की वजह से इसका जो प्राइस है वो 200 जो है वो हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइस रीडिंग, जिसमें हमने अननेचुरल तरीके से जो शेयर के प्राइसेस हैं उनमें फ्लक्चुएशन लेकर जो है वो आए हैं, और इससे भी इन्वेस्टर को लॉस होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टर यहाँ पर बाय कर देंगे तो एक्चुअली में जो है जो प्राइस है वो बाद में फिर से स्टेबल जो है वो हो जाएगा, जब पता लग जाएगा लोगों को कि इसके प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा। तो आरबीआई सभी जो है इसको भी प्रोहिबिट करता है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, इंश्योर करना कि सभी काम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किए जाए, किसी भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड वगैरह ना किया जाए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीपक जी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, regulatory function of SEBI involve establishment of rules and regulation for the financial intermediaries along with corporate that helps in efficient management of the market. Which of these is not a regulatory function? तो मैंने आपको पहले ही बताया, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर सेबी बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, ताकि वो एफिशिएंट तरीके से जो है वो काम कर सके। ओके, तो इसमें से कौन सा हमारा रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है, पहला सेबी डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज टू इंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटीज मार्केट, तो बिल्कुल ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है। सभी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू असेस देयर कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी, तो ये भी करेक्ट है। तो सभी जो है वो समय समय पे इंक्वायरी वगैरह भी करता रहता है, ऑडिट्स वगैरह भी करता रहता है, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड वगैरह को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। सभी रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड मर्चेंट ब्रोकर, तो जो हमारे ब्रोकर्स है उनकी एक्टिविटीज को भी जो है सभी रेगुलेट करता है। उसके बाद सभी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ब्रोकर्स एंड एडवाइजर टू इंश्योर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन नहीं होता है, बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं। और ये जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारा डेवलपमेंट फंक्शन है, जिसके अंदर इंटरमीडिएरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है सभी, ताकि वो अपने फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म कर सके और जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज एंटिटीज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है। पहला है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है स्टॉक ब्रोकर, तीसरा है डिपॉजिटरी, चौथा है म्यूचुअल फंड। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दें, इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटर और म्यूचुअल फंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन सभी को जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है, क्योंकि ये सभी जो है सिक्योरिटीज मार्केट के साथ जो है वो रिलेटेड है। ये सभी जो है सिक्योरिटीज मार्केट के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, जैसे पहला बात करें स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, जहां पर इनको बाय और सेल जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर्स बेसिकली इंटरमीडिएरी होते हैं जो कि
कस्टमर के बिहाफ पर सिक्योरिटीज की सेल परचेज जो है वो करते हैं। नॉर्मली अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आप एप्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जैसे एक कंपनी, एक पर्सन ने यहाँ पर एबीसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो जो डिपॉजिटरी है वो एबीसी कंपनी के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो अपने पास मेंटेन करके जो है वो रखेगी, जिसके लिए इसको पहले एक डीमेट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी के पास जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टर्स और फंड्स को इकट्ठा करते हैं और उसको सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा सिक्योरिटीज मार्केट के साथ ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।